अभी हम लोग बजट के बारे में पढ़ रहे थे कि बजट पारित होने की प्रक्रिया 6 स्टेज 6 चरणों में होती है। बजट प्रस्तुतिकरण से लेकर के और अनुदान की मांगों के लोकसभा में पारित होने और डिमांड ऑफ ग्रांट के लोकसभा में पारित होने, विनियोग विधेयक के पारित होने और वित्त विधेयक के पारित होने के बाद ये प्रक्रिया 6 चरणों में समाप्त होती है। और ये भी हमने पीछे देखा कि 114 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद के अनुमोदन के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन आहरित कर सकती है। और जब हम विनियोग विधेयक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्रांट्स वोटेड हुई हैं लोकसभा से वो और प्लस जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारत की संचित निधि पे भारित व्यय है उसको मिला के विनियोग विधेयक बनता है। और विनियोग विधेयक के पारित होने, वित्त विधेयक पारित होने, पूरी बजट की प्रक्रिया होने के बाद ही जो है संसद के अनुमोदन से ही भारत की संचित निधि से धन आहरित किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि यह प्रक्रिया पूरी 6 चरणों में वित्त विधेयक, अनुदान की मांगों को लोकसभा के द्वारा पारित करना, उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित करना, ये प्रक्रिया पूरी करते करते अप्रैल का आखिर आ जाता है, यानी अप्रैल लास्ट तक जाकर के ये प्रक्रिया पूरी होती है। और बिना संसद के अनुमोदन के संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। ऐसी अवस्था में 31 हमारा जो बजट होता है वो तो 31 मार्च तक का ही होता है। तो 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होगी। जो सरकार की अपने एक्सपेंसेस हैं 31 मार्च के बाद, ये सारी प्रक्रिया पूरी होने में अप्रैल लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान ने अनुच्छेद 116 के अंतर्गत ओट ऑन अकाउंट की व्यवस्था की है, लेखानुदान जिसे हम कहते हैं। तो सरकार जब बजट पे बहस होती है उसी के बाद लेखानुदान पारित करा लेती है, ओट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। तो यहां हम देखें कि जो बजट में हमारी डिमांड ऑफ ग्रांट थी उसके अलावा संसद द्वारा असाधारण और विशेष परिस्थितियों के लिए ये 7 अनुदान है जिसकी संविधान में व्यवस्था है। उसमें से पहला आपका लेखानुदान। तो ओट ऑन अकाउंट, सरकार एक धनराशि अपने आमतौर पे होता है कि जो कुल एस्टिमेटेड बजट होता है उसका 1/6 यानी 2 महीने के लिए ओट ऑन अकाउंट के द्वारा व्यवस्था कर लेती है, जिससे कि अपना काम, जो उसके कार्य हैं उसको निष्पादित कर सके विभिन्न कार्यों के लिए। तो ये लेखानुदान, ये बजट पारित होने के बाद ओट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। लेखानुदान जो है यानी बजट पारित होने के पहले धन की व्यवस्था करने की एक व्यवस्था है, एक अनुदान के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा है अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो ये लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, सांकेतिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, ये 7 तरह के अनुदान हैं और जिसकी व्यवस्था भारत के संविधान में है। अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, किसे संसद तब स्वीकृत करती है जबकि किसी विशेष सेवा के लिए जो विनियोग अधिनियम, विनियोग विधेयक जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो विनियोग अधिनियम हो जाता है। यानी विनियोग अधिनियम द्वारा जो प्राधिकृत, जो एथोराइज्ड धनराशि है, वो जब किसी सेवा के लिए किसी चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त होती है या कम होती है तो हम जो है अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करते हैं। संविधान इस तरह की व्यवस्था करता है सप्लीमेंट्री ग्रांट की। ये अनुच्छेद 115 में है और लेखानुदान 116 में अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था है। तो ये वही है कि संसद इसे तब स्वीकृत करती है जब किसी विशेष सेवा है तो विनियोग विधि अधिनियम जो बना, जो पारित हुआ, उसके द्वारा जो प्राधिकृत की गई धनराशि है वो जो करंट ईयर चल रहा है उसके लिए अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, तब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रस्तुत की जाती है। तीसरा है अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। इसकी कंडीशन अलग है कि उस वर्ष के बजट में जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था में उस सर्विस के लिए जो निर्धारित रकम थी उससे ज्यादा खर्च कर दिया गया
और जब ये ज्यादा रकम खर्च, उस बजट में जो धनराशि थी उससे ज्यादा खर्च कर दिया गया, तो इस पे होता है कि लोकसभा वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद, जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो जो अधिक अनुदान है उसको जो है उसको स्वीकृति लेनी होती है लोकसभा से। और जब ये एक्सेस ग्रांट के लिए अधिक अनुदान लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि संसद की जो हमारी लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसकी सिफारिश हो, उससे मंजूरी हो जाए, तो पैक कहेंगे, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की का जब अनुमोदन हो जाता है, ऐसी दशा में उसकी मंजूरी मिल जाती है, तभी हम जो है इसको लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। ये ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, जो एथराइज्ड मनी थी उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया, तो अगले वित्तीय वर्ष में लोकसभा से इसको अनुमोदन कराना होता है। ये अधिक अनुदान हो गया। वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट को आप समझें कि जब किसी सेवा का स्वरूप अनिश्चित होता है, अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांगों को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जैसे कि अन्य मांगों को रखा जाता है। तो अगर ऐसे कोई डिमांड है, उसकी पूर्ति के लिए हम प्रत्यानुदान लाते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट। और कहा जाता है कि वोट ऑफ क्रेडिट, प्रत्यानुदान जो है लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है। और प्रत्यानुदान हो गया अपवादानुदान। अपवादानुदान यह है कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु जब धन की आवश्यकता होती है, तो यह अनुदान जो है पास कराया जाता है, तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता। अपवादानुदान जो है, एक्सेप्शनल ग्रांट, किसी विशेष परिस्थिति के लिए होता है और वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबद्ध नहीं होता। और हमारा एक है अतिरिक्त एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट की जरूरत तब पड़ती है जब बजट में किसी नई सेवा के लिए व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो, तो हम अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट की जो है मांग की जाती है। और अब है सांकेतिक टोकन ग्रांट। क्या है टोकन ग्रांट? इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर कैन बी मेड बाय रीअप्रोप्रिएशन। यानी इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन, पुनर्विनियोजन के द्वारा। और रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर, और इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टोकन ग्रांट एंड एडिशनल ग्रांट। ठीक, जहां तक प्रोविजन की बात है, तो आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 115 जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान, ये 115 कवर करता है। और 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है। ये दो अनुच्छेद हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए थोड़ा सा समझ लें हम भारत की संचित निधि, भारत के लोक लेखे और आकस्मिकता निधि के बारे में। अगर हम संविधान का भाग 12 पार्ट 12 खोल के देखेंगे, वित्त संपत्ति संविधान और बाद वाला, तो 264-65 शुरू होता है। एक, बिना संसद की अनुमति के कर का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। 264 में वित्त आयोग की व्यवस्था है और 65 करों से संबंधित। और 266 बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट्स। और 267 267 कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि की बात करता है। तो जैसे हम आप अपना पैसा रखते हैं, ऐसे भी सरकार के पास एक फंड होता है जिसमें से सरकार सारा पैसा खर्च करती है, उसे हम भारत की संचित निधि कहते हैं। अभी हम बहुत देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसमें धन आता कहां से है। और भारत की संचित निधि से धन संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। और गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर
कंसोलिडेट फंड से करती है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना उससे कोई विड्रॉल भी नहीं कर सकती। तो थोड़ा हम देख लें कि संचित निधि में धन कहां से आता है, आप बताइए। तो जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि पहला तो सरकार के, अगर केंद्र सरकार की बात हो रही, सरकार के जितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, वो सारे इसमें लाके जमा कर दिए जाते हैं। इसकी फिलिंग कैसे होती है, ये फिल्ड बाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड, इसमें जमा कर दिए जाते हैं। और सरकार किसी विभिन्न देशों से, एजेंसियों से, आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन भी लेती है, लोन टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ADB से, या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से या किसी देश से अगर कोई ऋण देती है तो वो ऋण के जो लोन होते हैं वो भी इसमें लाके जमा कर दिए जाते हैं, इस खजाने में भर दिए जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने या किसी एजेंसी ने सरकार से कोई लोन लिया था और वो लोन वापस कर रही है, मैं ब्याज वापस कर रही, विद इंटरेस्ट कर रही है, तो वो जो ब्याज है और वो जो धन है वो भी रिटर्निंग ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन बाई एनी वन और एनी एजेंसी लाके इसमें भर दिया जाएगा। तो इससे जो है भारत की संचित निधि बनती है। और ये जानते हैं बिना संसद के अनुमति से इसमें से कोई धन नहीं निकाला जा सकता और सरकार जो है सारे खर्चे इसी संचित निधि से, धन से ही करती है। ठीक, और इसकी ऑडिट आप जानते हैं कैग के द्वारा होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स। इनके फंड की, देयर फंड्स, और इनकी जो राज्यों के भी इसी तरीके से। देखिए यहाँ 266 में व्यवस्था है कि एंड ऑफ स्टेट, राज्य भी अपने संचित निधि बना सकते हैं और इनकी ऑडिट कैग करता है और कैग करके रिपोर्ट देता है इनको। ये भारत की संचित निधि की बातें हो गई। और दूसरा है भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, 2662 में इसकी व्यवस्था है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी लोक लेखा, भारत का लोक लेखा। लोक लेखा का ये है कि ऑल अदर पब्लिक मनी एक्सेप्ट जो भारत की संचित निधि में जमा हुई हैं उनको छोड़ करके रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी धन प्राप्त हुए हैं जो संचित निधि में नहीं जमा हुए हैं वे सारे पब्लिक अकाउंट में लोक लेखा में जमा के करा दिए जाएंगे। इसका नेचर क्या है? नेचर ऐसे जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, सेविंग बैंक डिपॉजिट हमारा, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट है, जुडिशियल डिपॉजिट है। यानी यहां पे सरकार का एक तरीके से जो नेचर है ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन का है। सरकार एक बैंकर के रूप में काम करती है और इस पे बिना संसद के अनुमोदन के इसमें से धन निकाला जा सकता है। तो ये लोक लेखा है, लोक लेखा हो गया। इसमें लोक लेखा से और आकस्मिकता निधि से, कॉन्टिजेंसी फंड से, दोनों से धन निकासी के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा निकाला जा सकता है। और तीसरी बात है हमारी 267 व्यवस्था करता है कॉन्टिजेंसी फंड की। आप कहेंगे कि बिना संसद के अनुमति के कोई धन निकाला नहीं जा सकता और ये लोक लेखा सरकार बैंकर की तरीके से काम कर रही है। तो सरकार को कोई अगर ऐसी जरूरत पड़ गई, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि उसको तुरंत धन की आवश्यकता है, तो सरकार क्या करेगी ऐसे में, बताइए। जैसे हमारे आपके पास कुछ पैसा रहता है ना कि भाई कुछ निकाल के रख दो, कुछ आकस्मिक कोई कैजुअलिटी आ जाए, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ गई, कोई अनफोर्सीन सिचुएशंस आ गई, तो हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान में इस बात की व्यवस्था की है कि संसद अगर चाहे तो अपने लिए एक कॉन्टिजेंसी फंड की व्यवस्था कर सकती है। कॉन्टिजेंसी का अनुवाद संविधान का हिंदी प्राधिकृत पाठ आकस्मिकता करता है, आकस्मिकता निधि। तो संसद ने कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं, पारित किया और उसमें एक धन रखा जाता है जिससे कि जो है उसको दे सके। कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई अनफोर्स सिचुएशंस आ जाती हैं तो इसमें इस समय 500 करोड़ रुपए जमा हैं। ये आकस्मिकता निधि की बात हो गई। और ये जान लें कि ये निधि भारत के राष्ट्रपति के संरक्षण में होती है और इस पर नियंत्रण जो है हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव साहब का होता है। वित्त सचिव इसको जो है इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, संसद की अनुमति किसकी आवश्यकता नहीं। या सरकार जो है जैसे इसमें लोक लेखा में बैंकर की तरीके से काम कर रही थी, एक तरीके से ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ही दोनों से धन निकाला जा सकता है।
तो ये संक्षेप में तीनों निधियों की बात है, और आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे फिर से। ओके, जय हिंद।